दरियाओं का रुख मोड़ना तो नॉट पॉसिबल जी, चाहे चाइना करे चाहे इंडिया करे। भारत एक ऐसा स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड है, वो हर चीज को वेपनाइज कर रहा है। चाइना जो है वो किसी के साथ फ्रिक्शन या जंग में नहीं जाना, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी है जी। इकोनॉमिक टर्म्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पानी से जुड़ी हुई है वो इफेक्ट होंगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आलमी मंजरनामे पर नजर डालें तो चीन ने भारत पर आबी एटमी बम गिरा दिया है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां देने वाले भारत पर चीन ने कारवार किया है। दरियाए यारलंग सुम्पनू, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्रा दरिया कहा जाता है, उस पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का आगाज कर दिया गया है, जिस पर पूरे भारत में सफ़े मातम बित चुकी है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेगा डैम की तामीर पर 168 अरब डॉलर की लागत आएगी। इस मंसूबे में 5 हाइड्रो पावर स्टेशन सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे से ज्यादा बिजली पैदा करेंगे, जो 30 करोड़ से ज्यादा अफराद की जरूरियात पूरी करेंगे। और ये दुनिया का महंगा तरीन और सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा होगा। दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाने से भारत और बांग्लादेश दोनों मुल्कों में पानी की मुमकिन किल्लत और माहौलियाती असरात के खदशात पैदा हो सकते हैं, जिससे अरुणाचल प्रदेश समेत 2 भारतीय रियासतों और बांग्लादेश के मुतलका इलाकों की आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो सकती है। खुदा की कुदरत देखें कि भारत जो कल तक पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां दे रहा था, वो आज खुद आलमी ताकत के आबी शिकंजे में आ चुका है। भारत की अगर बात करें तो वो इस मंसूबे से शदीद खौफजदा है और गोदी मीडिया वावेला मचा रहा है कि चीन इस डैम के जरिए दरिया के बहाव का रुख मोड़ सकता है और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल भी कर सकता है। डैम की तामीर को इश्तियाल अंगेजी करार दिया जा रहा है, मगर जब भारत खुद से इंतास मुआहदे को नजरअंदाज करेगा तो दूसरों से असूल पसंदी की तवक्को फिर आखिर क्यों कर रहा है। हालांकि इस दरिया पर अभी तक चीन, भारत और बांग्लादेश के दरमियान पानी की कोई बाकायदा मुआहदा मौजूद ही नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। गुड मॉर्निंग जाहिद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनरल साहब, चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर का काम शुरू कर दिया है। भारत पर बज़ाहिर एक आबी बम जो है वो गिर चुका है। इस इक़दाम को आप स्ट्रेटेजिक, माहौलियाती और इलाकाई तनाजुर में किस नज़र से देखते हैं? जी उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आई थिंक भारत जो है इस वक्त जी अपनी स्ट्रेटेजिक जो कन्फ्यूजन है उसका शिकार हो रहा है और दरियाओं का खैर रुख मोड़ना तो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो तो मैं इस पर शायद अच्छा कमेंट ना कर सकूं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल जी। ये चाहे चाइना करे चाहे इंडिया करे, जो रुख मोड़ने होते हैं वो दैट इज़ अ ह्यूज टास्क और उसके लिए बहुत अरसा चाहिए होता है जी, डिकेड्स चाहिए होते हैं। बट एनीवेज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो विल टू यूटिलाइज वाटर एज अ वेपन। भारत पहला मुल्क है जिसने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारत एक ऐसा, जब मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड है, कि वो हर चीज को वेपनाइज कर रहा है जी। वो पानी को वेपनाइज कर रहा है, वो ह्यूमन राइट्स को वेपनाइज कर रहा है, वो माइनॉरिटीज के राइट्स को वेपनाइज कर रहा है, वो हर चीज के साथ स्टेक्स और फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। और उसके जो चैलेंजेस उसने रीजन में जो हेजमोनिक उसका डिजाइन है, या जो उसने सफर किया है फ्रॉम सेकुलराइजेशन टू सेफ्रनाइजेशन, मैं इसको कहता हूँ जी, कि एक सेकुलर जो अपना मुल्क अपना एक रखता था, फिर ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच, वो जो चौधराहट का उसका जो शौक है और हिंदुत्व का ये जो पुराना उनके अंदर एक सेल्फ क्रिएटेड, मैं उसको कहता हूँ, हम सब मुसलमान हैं जी। पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू बसते हैं, वो हमारे भाइयों की तरह। सिंध में आप चले जाएं तो वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। मेरे अपने कुछ हिंदू दोस्त हैं जी, हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा, दे आर लाइक पार्ट ऑफ माय फैमिली जी। इसी तरह यहाँ पर तो कोई मुसलमान जो है वो किसी माइनॉरिटी के साथ नफरत नहीं रख सकता जी। अगर हिंदुओं से नफरत होती तो जो मुसलमान जो बादशाहत रही है या जो रूल रहा है जी, जिसका वो अभी तक उनको एक गम रहा है, गम, वो इनको बढ़ने ही ना देते। जेनोसाइडल एक्शंस वो भी कर सकते थे, जिस तरह गाजा में हमने देखा है जो जूस करते हैं जी, और जूस के साथ जैसे क्रिश्चियंस ने पास्ट में किया, जो हॉलोकॉस्ट को अगर आप स्टडी करें। कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के दौर में ये हिंदू ज्यादा फैले हैं, ज्यादा लुक आफ्टर हुए हैं, और हमारा तो मजहब भी प्रोटेक्शन का ऑर्डर दे। बट एनीवेज, गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट, दिस इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर भारत जी।
भारत को अभी अपने जो बोया है उसने बीज उसको अच्छा काटना जाहिद पड़ साहब, रहा है। ये But तो having said that, एक डोमेन पे आप बात कर रहे हैं भारत के हवाले से। अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें, हमने ये देखा कि भारत जो बरसों से पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है, आज खुद एक बड़ी ताकत के आबी दबाव का शिकार है। क्या आप इसे कुदरत का इंतकाम कहेंगे या बैनुल अक़वामी सियासत में मकाफात अमल समझते हैं? देखिए नजफ, माय अपॉलॉजीज, मैं आपका पूरा क्वेश्चन सुन नहीं सका, बट आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। इसको कुदरत के इंतकाम क्या समझे जी? भारत करने रोल क्या अपनाया है, पहले उसको देखिए। ये भारत अपने जो कहते हैं ना, चाइना जो है वो किसी के साथ फ्रिक्शन या जंग में नहीं जाना चाहता। वो उनकी एक स्ट्रेटजी है जी, देयर अप्रोच इज डिफरेंट। वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहता है, इकोनॉमिकली पहले एक ऐसे मकाम पे जाना चाहता है जहां पे वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इफ नीडेड, मैं रिपीट करता हूँ, वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अगर जरूरत पड़े तो फिर मिलिट्री को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा। जबकि दूसरी तरफ भारत कर क्या रहा है? भारत ने रोल अपनाया है सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अ वॉच डॉग ऑफ वेस्ट या अमेरिका का इस रीजन में। और स्कटल किसको करना? उसने चाइना को, कि चाइना के साथ आप उसको compete करना चाह रहे हैं, चाइना को आप रोकना चाह रहे हैं, चाइना की तरक्की से भी आप खाइफ है। आप भारत इस रीजन का एक हेजबॉन बनने के बाद एक वर्ल्ड पावर, और ये इंडिया वर्ल्ड पावर नहीं बनना चाह रहा। ये हिंदुत्व का जो सेफरनाइज्ड भारत है, इंडिया ने भी इंडिया से भारत का सफर किया हुआ। जैसे मैं कह रहा था, सेकुलराइजेशन से सेफरनाइजेशन का सफर ये भारत करके लोग आगे जा रहे हैं। ये अपनी तबाही खुद ही एक सिर्फ हिंदुओं को ये डोमिनेट करना चाहते हैं। तो जब आप चाइना को ये करेंगे तो चाइना क्या अपने हाथ पे हाथ धरे रखेगा? पाकिस्तान जैसा मुल्क, चाइना जैसा मुल्क, ये डिफाइंस वाले मुल्क है जी, ये किसी की इजारादारी को कायम नहीं करते। हाँ, अच्छे रिलेशनशिप करे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको उनकी रेजोल्यूशन करे तो पूरा खित्ता जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन भारत हैज बिकम अ डिस्टेबलाइजर इन द रीजन जी। वो इस वक्त सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है। और ये फैक्टर कहां से जन्म लेता है? ये उस हिंदुत्व की सोच से जन्म लेता है, आरएसएस की जो संघ परिवार है उसकी सोच से जन्म लेता है। अभी आप देखिए ना, भारत के अंदर भी उन्होंने जो मुसलमानों का भी जो इस्लामपुरा या इस तरह जो मुसलमानों के नाम पे या इस्लाम के साथ रिलेटेड सिटीज के नाम है वो चेंज कर रहे हैं, मसाजिद की जगह मंदिर बन रहे हैं अभी, और बिल्स पास हो रहे हैं। तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अपने अंदर माइनॉरिटीज को और अपने रीजन में किसी और मुल्क को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो ये उसी का शाखसाना है। बिल्कुल जनरल साहब, आप सही फरमा रहे हैं कि ये उसी का ही शाखसाना है। और हम देखते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से अक़लियतों को दबाया जाता है, उन्हें यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है भारत में। सर, ब्रह्मपुत्रा डैम की अगर हम बात करें तो इसकी अगर तामीर हो जाती है, भारत की कौन सी रियासतें जो हैं इनिशियली जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगी? और क्या ये सिर्फ माहौलियाती मसला है या फिर भारत की कौमी सलामती के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता? देखिए, ये जो इनका ईस्टर्न रीजन है जी, ये सारा इफेक्ट होगा। और देखिए, पानी तो नीचे ही आता है जी, पहाड़ों में जो भी पानी हो वो पूरा कंट्री पर इफेक्ट होता है। अभी जैसे हमारे भी जो पहाड़ों का पानी है वो पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, इन सबको करता है जी। ऑफ कोर्स वहाँ का जो इमीडिएट रीजन है वो इकोनॉमिक टर्म्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पानी से जुड़ी हुई हैं वो इफेक्ट होंगी। लेकिन पूरा रीजन, पूरा भारत इससे इफेक्ट होगा। ये पेन जो है वो पूरा भारत महसूस करेगा। अभी देखे ना, कश्मीर का पानी इन्होंने डाइवर्ट करके राजस्थान ले जाना चाहते हैं, तो उस पर पंजाब ने, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर पंजाब और कश्मीर ने कहा जी हमारा पानी तो आप पूरा कर नहीं पाते, तो आप ये पानी आगे कैसे ले जाए? तो वो इंटरनल पे रिफ्ट्स क्रिएट होती है जब पानी की शॉर्टेज होती है। और ये जो रिफ्ट होती है वो विद इन द कंट्री भी, विद इन द स्टेट। वो कहते हैं ना, जो आप उगाएंगे वो आपको खुद काटना भी पड़ेगा। ये जो अभी नजफ थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये कुदरत का इंतकाम है, तो ये भारत वही, दे आर लिकिंग देयर ओन वुंड्स। तो बट एनीवेज पूरा भारत इफेक्ट होगा जी, और सीरियसली इफेक्ट होगा। अब इसकी इकोनॉमिक टर्म्स में हमने थोड़ा सा तो बता भी दिया कि कितनी वहां से बिजली पैदा होनी है, कितना पानी रुकना है। फिर ऑलरेडी भारत के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स है। वहां ये अंडर करंट्स तो हैं पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाइयों के, क्योंकि जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं या जहाँ पे इनके अपने गवर्नमेंट्स हैं, वहां को ये ज्यादा लुक आफ्टर करते हैं। दे हैव अ क्लियर डिवाइड विद इन इंडियन अप्रोच आल्सो कि किन रीजन्स को हमने डेवलप करना है। और जैसे मैंने कहा ना, जब आप किसी भी चीज को वेपनाइज करते हैं तो उसकी फिर रिपरकशंस होती हैं। तो ये इंट्रा भारत भी, इंडिया भी इश्यूज होंगे और इंटरनेशनल इश्यूज तो इसके रिपरकशंस तो हैं ही हैं। अच्छा जाहिद साहब, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नजफ, यू आर फाइन। ठीक है।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस मेगा डैम की तामीर से क्या समझते हैं कि बांग्लादेश पर क्या मुमकिन असरात पड़ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? जी, वो भी इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये ब्रह्मपुत्रा, आप अगर इसका ज्योग्राफी देखें तो आप ये तीनों कंट्री से होके आता है जी, और ये तीनों कंट्रीज को बुरी तरह इफेक्ट करेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश के और इंडिया के मसाइल इस पानी के ऊपर भी चल रहे हैं, तो ये तीनों कंट्रीज इफेक्ट होंगी। आई थिंक चाइना भी, जैसे आपने डाइवर्जेंस का कहा, डाइवर्जेंस तो नहीं कर सकेगा, लेकिन डैम बनने से इनका जो फ्लो है पानी का इनटू बांग्लादेश एंड इंडिया, ये तीनों इफेक्ट होंगे और नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।